आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 31 जुलाई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। कार्यक्रम में आज जानेंगे कि क्या वाकई कोरोना का हालिया रिकवरी रेट जो सरकार बता रही है उसे देखकर थोड़ा निश्चिंत हुआ जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि क्या कोरोना की गाइडलाइंस के बीच राम मंदिर पूजन में शामिल हो पाएंगे उम्रदराज राजनेता। और एक्सपर्ट से समझेंगे चीनी राजदूत के उस बयान के मायने जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को चीन रणनीतिक खतरे के तौर पर नहीं देखता। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करने की यूजीसी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। राजस्थान में गहलोत गुट के 53 विधायक चार्टर्ड विमान में बैठकर जैसलमेर रवाना हुए। विधानसभा सत्र शुरू होने तक ये सभी जैसलमेर रुक सकते हैं। पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 16 लाख को पार कर गई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ एक अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की जांच को जारी रहने दिया जाए। कुवैत कल से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करेगा। भारत सहित 7 देशों बांग्लादेश, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल पर अभी भी पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भीड़ न लगाने की अपील की है। और मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। लगातार दूसरे दिन भारत में कोरोना के मामले 50,000 से ज्यादा आए, 55,079। ये आंकड़ा एक बार फिर अपने आप में रिकॉर्ड है। कुल मामले अब 16 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 779 लोगों की जान गई। मौतों की कुल संख्या अब 35,747 हो चुकी है। इस बीच आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अच्छी खबर दी। खबर ये कि अब तक 2/3 कोरोना के मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकवर हुए कुल मरीजों की संख्या अब 10 लाख पार कर गई है। भारत का रिकवरी रेट बेहतर होकर 64.54% हो गया है। फर्टिलिटी रेट में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो अब 2.18% हो गई है। लेकिन बीते कुछ समय में देश के जिलों में तेजी से मामले बढ़े हैं। हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय लगातार आंकड़ों से कोरोना मामलों को रिपोर्ट करते रहे हैं। मैंने उनसे जाना कि ज्योग्राफिकली कैसे कोरोना के मामलों में विस्तार होता गया। देखिए, 717 डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों ने मैपिंग की है और जो 28 जुलाई तक के आंकड़ों को लेकर के, क्योंकि 28 अप्रैल से 28 मई, 28 मई से 28 जून और उसके बाद फिर 28 जुलाई तक का, तो जो ट्रेंड उभर करके आया है और उसमें हमने ये लिया कि 1000 से ऊपर कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये केसेस हैं। आपको बताएं कि अप्रैल का जो 28 अप्रैल को जो नंबर्स आ रहे थे कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं 1000 से ऊपर वाले, वो 5 थे। जुलाई 28 को ये डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहां 1000 से ज्यादा केसेस हैं, वो 206 हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है जून 28 को जब नंबर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस समय 1000 से ऊपर केसेज वाले डिस्ट्रिक्ट 54 थे और 54 के बाद सीधे 28 जुलाई तक 206, यानी केवल जुलाई भर में आप देखिए तो 150 के आसपास के डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए। तो ये विस्तार, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होता गया धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि माइग्रेट हुए लोग हैं, ये एक नेचुरल एक तरह से जिसको इसकी कहा जाए कि अब ये कांटेक्ट जो है लोगों में सोशल कम्युनिटी स्पिरिट जिसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि 54 से 206 हो जाना केवल जुलाई भर में आमतौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक्सटेंट है। और इस बीच इस दौरान नंबर भी जो कोरोना के थे वो डेली 40,000 से लेकर 50,000 तक रिकॉर्ड होते रहे हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कि कुछ सर्टेन सिटीज में, क्योंकि 206 डिस्ट्रिक्ट होना कि मतलब कि मान लीजिए करीब 1/3 के आसपास पहुंच गया। हालांकि थोड़ा सा कम है, लेकिन 1/3 डिस्ट्रिक्ट, 206 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 1000 से ज्यादा केसेस हैं। और अगर आप 100 से 1000 के बीच मानिए तो 403 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो नंबर है, जो कि अप्रैल में ये 100 से 1000 के बीच वाले डिस्ट्रिक्ट थे, वो केवल 46 थे और वो 403 हो गए।
जी, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो तो काफी चौंकाने वाला है कि ये जियोग्राफिकली काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दीपू जी, बिल्कुल आपने जो आंकड़े बताए हैं उससे साफ है कि कैसे शहरों से निकलकर अब कोरोना छोटे जिलों और गांवों में पैर पसारता जा रहा है। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि मरीजों के ठीक होने की दर और मृत्यु दर कम हो रही है। उससे क्या समझा जाए? क्या भारत को कुछ निश्चिंत हो जाना चाहिए? देखिए, दुनिया के जितने भी जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसका करीब 5% भारत में मौत हुई है और डेली 750 के आसपास का ये आंकड़ा पहुंच रहा है डेथ्स होने की। और जो नंबर है, क्योंकि जो फैटेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली उसको डेथ रेट बोला जाता है, केस फैटेलिटी रेट, डेथ रेट को ही, तो वो डेथ को केसेस से डिवाइड करके वो लोग निकाल देते हैं। मेरा सिंपली ये कहना है कि उसी दिन जिस दिन नंबर आपके डेथ होती है उसी दिन वो एज ए केस नहीं काउंट किया गया रहता है, वो तो 14 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले किया जाता है। अगर वो कोई आदमी इन्फेक्ट हुआ होगा फिर वो जाके मरेगा, तो आप जब नंबर काउंट कर रहे हैं उसको सीधे डिवाइड करें तो इसमें फाल्स एक रिप्लिकेशन होता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए वैसे ही अपनी एक आंकड़ों को उसको दुरुस्त करने के लिए या एक आइडिया लगाने के लिए सरकारें या इस तरह से करती भी हैं कि वो टोटल डेथ को केसेस से डिवाइड करके और फैटेलिटी रेट निकालती हैं, जो कि सही नहीं होता है। फिर भी 5% के आसपास हमारे यहाँ फैटेलिटी रेट है। और जहां तक क्योर होने की बात है या ठीक होने की बात है या रिकवरी की बात है, तो आपको बताऊं कि ब्राजील तो 25 लाख से ज्यादा केसेस हैं और वहां जो क्योर होने वाले लोगों का नंबर है वो करीब 16%, 17% है। पूरी दुनिया में जितने लोग क्योर हुए हैं उसका 17% लोग, हर देश के में कहता है कि 90%, आमतौर पर जो बड़े देश है कह रहे हैं कि 90 से लेके 80% के आसपास लोग ठीक हो रहे हैं, उनके यहाँ क्योर हो रहे हैं। परसेंटेज देखिए, लेकिन सवाल उसका नहीं, सवाल वो कि कितने आ रहे हैं नए केसेस और कितने क्योर हो रहे हैं। तो उस आंकड़े को अगर आप देखिए तो भारत में जिस तरह से नंबर ऑफ नए केसेस जो नेट एक्टिव केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं 17,076 है, जैसे आज का लीजिए तो, हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन जो ये नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं 55,000 आ गए और टोटल जो क्लोज केसेस जिसको आप बोलते हैं 37,000 है, तो इनके बीच का जो गैप वो कहाँ से है? वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बर्डन बढ़ता ही जा रहा है हॉस्पिटल्स में। इसको कुल मिलाकर के ये एक अपने को सांत्वना देने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो दो लेटेस्ट सीरो सर्वे है वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि शायद हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में डेवलप हुई है इस बीमारी को लेकर के। क्योंकि मुंबई और दिल्ली में जो सीरो सर्वे हुए हैं उसमें कहते हैं कि मुंबई में 57% स्लम की आबादी और 16% के आसपास शहरी आबादी ऑलरेडी एक्सपोज थी, और वैसे ही दिल्ली में 40 लाख के आसपास। तो ये एक पॉजिटिव संकेत जरूर है कोरोना को लेकर कि इंडिया में स्पेसिफिकली जो 2 बड़े शहरों में सीरो सर्वे हुए वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो ये थे इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोगों से आग्रह किया कि वो वहां भीड़ इकट्ठी न करें, घर पर इसका लाइव प्रसारण देखें। लेकिन इन सब के बीच जो कोरोना महामारी के कारण गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि 65 साल से ऊपर के लोग घर में रहें, बाहर किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में हिस्सा न लें, उन गाइडलाइंस का क्या होगा? क्योंकि इस हिसाब से जिन वरिष्ठ नेताओं ने राम मंदिर का सपना संजोया वो ही नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा? यही जाना हमारी सहयोगी माधुरी ने आज तक रेडियो संवाददाता कुमार अभिषेक से, जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। देखिए, सरकार का कहना है और खासकर अयोध्या प्रशासन का ये कहना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे वो केंद्र सरकार के लॉकडाउन की एडवाइजरी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी हो, इसको पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। उसमें कई चीजें हैं, जैसे ये भी कहा गया है कि उस एडवाइजरी के तहत एक जगह कोई धार्मिक फंक्शन नहीं हो सकते हैं या एक खास उम्र से ज्यादा के लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, जो हमने बात की है, उसके मुताबिक सरकार एक विशेष ऑर्डर निकालेगी इस आयोजन के लिए। और आपने पूर्व में भी देखा होगा कि कई आयोजनों की मंजूरी सरकार ने खास मौकों पर दी है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस मौके के लिए उस ऑर्डर का तो रखा है कि जल्द ही इस 5 तारीख के पहले ये ऑर्डर निकाला जाएगा और तब इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। जी, प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि इसको देखकर इस तरह के नियम बदले जाएंगे, क्या संभावना है इसकी?
देखिए 65 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबों को किसी बड़े कार्यक्रम में या किसी सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने पर रोक है, अगर हम कोविड प्रोटोकॉल की बात करें। और अगर बड़े नेताओं की बात कर लें तो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, सबकी उम्र 65 साल से ज्यादा है। लेकिन आप ये भी देखें कि कुछ दिन पहले रथ यात्रा को पूरी की धार्मिक रथ यात्रा को अनुमति दी गई थी। तो कुछ उसी तरीके से एक विशेष अनुमति दी जाएगी इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को कराया जाएगा। हमारी जो जानकारी है, जो प्रशासन से बात हुई है, उसके मुताबिक ऐसा होने जा रहा है। जी, और अच्छा, पुजारी और पुलिस वालों के पॉजिटिव मिलने के बाद तो लगता है कि ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, इंतजाम भी वैसे ही किए जाएंगे। तो अभी क्या इंतजाम है, क्या किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है वो जो राम जन्मभूमि परिसर है उसके भीतर होना है, और एक बड़ा टेंट लगाया जा रहा है ताकि बड़े जगह में लिमिटेड लोग वहां रखे जा सकें, लाए जा सकें। जो हमारी जानकारी है, जो हमारी बातचीत हुई है, जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने बताया भी है हमें कि बड़ा सा टेंट लगाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर लोग उस टेंट के भीतर मौजूद रह सकें। जो तैयारी है उसके लिए आज होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और साथ साथ जितने आला अधिकारी हैं उन सभी लोगों ने बकायदा मानस भवन में मीटिंग की है अयोध्या में, और उसके बाद जो इसकी फाइन डिटेल्स है, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उस पर चर्चा की है। सुरक्षा से लेकर कोरोना के प्रोटोकॉल तक पर चर्चा हुई है, और ये ध्यान रखा गया है कि जो पूरी की पूरी ये पूरा जो कार्यक्रम है इसे कोविड प्रोटोकॉल के तहत रखा जाए, कहीं से कोई चूक ना हो, और साथ साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे दूर रखा जाए। सबों को ये कहा जाए कि आप अपने घरों से देखें। और आज याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपील भी जारी की है और कहा है लोगों से कि लोग अपने घरों में ही इस कार्यक्रम को देखें, टीवी पर इस कार्यक्रम को देखें, लोग अयोध्या ना आए या फिर अयोध्या के लोग कार्यक्रम स्थल पर ना आए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि जो ये कार्यक्रम हो वो बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो और सुरक्षा के तमाम मानकों को पूरा किया जाए। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता कुमार अभिषेक, और उनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी माधुरी। एलएसी पर विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन पीछे हटा कौन नहीं। भारत का कहना है कि चीन की सेनाएं अब भी पेंगोंग इलाके में भारतीय सीमा में है। चीन का कहना है कि उसकी सेना अपनी सीमा में है। चीन के राजदूत सन वेइडोंग ने तो 15 जून के विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा में आए थे और मारपीट की थी। साथ ही वेइडोंग ने यह भी कहा कि चीन कोई विस्तारवादी ताकत या भारत के लिए रणनीतिक खतरा नहीं है, और हजारों साल से दोस्त रहे देश को कुछ अस्थायी मतभेदों और मुश्किलों की वजह से विरोधी या रणनीतिक खतरा बताना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में चीन की मंशा को समझने के लिए मैंने बात की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एस.डी. मुनी से। एस.डी. मुनी भारत के विशेष राजदूत भी रहे हैं और साउथ एशिया से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं। मुनी जी, इस बीच ऐसी खबरें आई कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो पाकिस्तान की जगह अब चीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। हाल में दोनों देशों के बीच विवाद चल ही रहा है, ताकत की तुलना की गई। ऐसे में चीन के राजदूत का ये बयान कि भारत उसके लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट यानी रणनीतिक खतरा नहीं है, इसे कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें हैं जो सिर्फ कह दी जाती हैं और कहानी इनके इतर कुछ और होती है? देखिए, चीन जो है वो डिसेप्शन की डिप्लोमेसी में माहिर है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और ये चीन के अंदर भी, चीन के दूसरे देशों के साथ, देखिए अमेरिका पे उन्होंने इतना डिपेंड किया और अमेरिका से सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह क्षेत्र में वो अमेरिका का आज ओपोजिशन कर रहा है। तो चीन जो भी स्कॉलर्स हैं, जो भी डिप्लोमेट्स है, वो हैं कि चीन डिसेप्शन की कूटनीति चलाता है, और इसी में उसको देखना चाहिए कि जहां अंदर से वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। एक तरफ बाहर से कह रहे हैं कि आप कोई खतरा नहीं है, हम आपके लिए कोई खतरा नहीं है, और दूसरी तरफ से जो उन्होंने दावे कर रखे हैं जमीन पे, पाकिस्तान को बढ़ाने की जो बात है, एनएसजी में हमको नहीं आने देने की बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आने देने की बात है, उन सबको वो नजरअंदाज करते हैं। जी, ये बात तो तय है कि चीन की कथनी और करनी में फर्क है। यानी कि वो कहीं ना कहीं मानता जरूर है कि भारत उसके लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट है,
कहता भले नहीं है। अच्छा, इस बीच में ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत भी ऐसा मानता है? नहीं, भारत के लिए तो है ही है स्ट्रेटेजिक थ्रेट। चीन कहता है कि वो भारत को स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं मानता है, और अगर स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं मानता है तो जो लद्दाख में हुआ है, पाकिस्तान को बढ़ाने की बात है, भारत को कंट्रोल करने की, भारत को सीमित करने की, कंटेन करने की तो बात है। तो ऐसे नहीं मानता है, लेकिन जहाँ तिब्बत का प्रश्न आए तो वो दलाई लामा को लेके कहते हैं आप इनको मत भी करो। दूसरी तरफ हमारे जो अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं उन पे वो रोक लगाना चाहते हैं, कहते हैं आप वहां से दूर जाइए। तो एक वो अभी भारत को बड़ी चुनौती नहीं मानता है, बड़ी चुनौती उसके सामने अमेरिका। हाँ जी, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि चीन भारत के आसपास लगभग हर देश में, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, हर जगह अपना दखल रखता है, और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका हमेशा पीछे खड़ा रहता है। कहा यह जाता है कि चीन का मकसद जो है वो महाशक्तियों से मुकाबला करने का है। तो क्या इन सब जगह विवाद उत्पन्न करके या दखल देके वो अमेरिका से टक्कर लेना चाहता है? अमेरिका को तो टक्कर देना ही चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनकी साउथ चाइना सी को लेकर मसले शुरू हुए हैं उससे स्पष्ट है, सारे एशिया का जो मामला है उससे स्पष्ट है कि वो अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। लेकिन चूंकि वो अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, इसलिए ऐसा लगता है या ऐसा प्रयास कर रहा है कि भारत एकदम से नाराज नहीं हो। लेकिन जहां तक उसके दावे हैं उनके ऊपर, या जहां शांति बनाने का सवाल है, बॉर्डर को सॉल्व करने का सवाल है, दूसरे कई क्षेत्रों में सहयोग करने का सवाल है, वहां चीन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि भारत एशिया में, विश्व में, एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है और पोटेंशियली ऐसी शक्ति है जिसको चीन नजरअंदाज नहीं कर रहा है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। और साउथ एशिया में देखा जाए अगर, तो अमेरिका का एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है भारत, चीन पड़ोसी है। तो भारत के सामने क्या स्थिति खड़ी होती है? वो किससे कितनी निभाए, उसकी क्या विदेश नीति हो इस मामले में? नहीं, भारत हमेशा से संतुलन की राजनीति चलाता रहा है। आप पुराने जमाने में चाहिए, जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला तो जो शक्तियां भारत की मदद में आ सकती थी उनको मोबिलाइज किया, उनका समर्थन पाने की कोशिश की। रशिया उसमें एक था, 1950s में तो चीन भी इसमें से एक था, और कुछ हद तक फ्रांस को भी साथ में लाने की कोशिश की। अब ऐसी स्थिति है जिसमें उसको चीन से चुनौती है, इसलिए वो अमेरिका को अपने साथ लाना चाहता है, जापान को अपने साथ रखना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ रखना चाहता है। तो जैसी स्थिति होती है वैसे भारत की या किसी भी देश की नीति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एसडी मुनि जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव या शिकायत आपका है तो आप radio@aajtak.com पर हमें बेझिझक ईमेल कर सकते हैं। यदि आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन जैसा कोई ऑडियो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है। आप हमारे पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमें वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्रेजेंस अब सोशल मीडिया पर भी है। यूज़र नेम आज तक रेडियो के साथ हम सब जगह मौजूद हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह। आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अब मेरे साउंड के साथ ही तिलक और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।